नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र से हमारा जो है अध्याय होगा सर्वोच्च न्यायालय। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ए है 27 जनवरी 1950, बी है 28 जनवरी 1950, सी है 29 जनवरी 1950, डी है 30 जनवरी 1950। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये है 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, सी है भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन और डी है भारतीय संविधान के द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और डी है विधि आयोग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 यानी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के वकील होना चाहिए? तो ये है 20, बी है 10, सी है 8 और डी है 25। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 10। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 2 है एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या 3 है एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या 4 है वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी है लोकपाल और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो ए है मुख्य न्यायाधीश को, बी है राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी विधि मंत्री को। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के
प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है विधि मंत्री और डी है भारत के महान्यायवादी। यह उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? यह मुख्य न्यायाधीश के इच्छा अनुसार, बी है राष्ट्रपति द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, डी है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है तथा ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने तथा तत्संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 124(5) में प्रावधानित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है। तो देखिए, महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए संविधान के अनुसार हटाना शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो ए है CBI की जांच, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, सी है भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर और डी है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है? ए है 62 वर्ष, बी है 63 वर्ष, सी है 64 वर्ष, डी है 65 वर्ष। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ए है 60 वर्ष, बी है 62 वर्ष, सी है 65 वर्ष, डी है 70 वर्ष। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, जो है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है? यह है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, बी है विधि आयोग द्वारा, सी है संसद द्वारा, डी है मंत्री परिषद द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो हमारा प्रश्न जो है ऑप्शन सी हो जाता है, संसद द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? यह है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी है केवल उच्च न्यायालय में और सी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में और डी है किसी भी न्यायालय में नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों, जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहे हो उसमें नहीं, जो है बाकी सब में वकालत कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ए है 1993, बी है 1996, सी है 2000, डी है 2004। तो क्या होगा इसका उत्तर?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम निर्धारित किया गया था, जिसे 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से संचालित कर दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो हमारे प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1993 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है, तो ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? यह है संविधान के कार्यान्वयन, यह है संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, बी है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग और सी है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, डी है विधि आयोग का प्रतिवेदन। तो देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर यानी उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय, तो न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब ए कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, बी अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता, सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, डी है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, न्यायालय की किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? यह सर्वोच्च न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में और सी जनपद तथा सत्र न्यायालय में, डी उपयुक्त सभी में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए है 10, बी है 9, सी है 7, डी है 5। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका निश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में से परामर्श के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या जो है न्यूनतम 5 होगी। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया गया है। तो हम देख रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर जो है कहाँ जा रहा है? ऑप्शन डी पर 5। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सर्वान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए है 5, बी है 7, सी है 11, डी है 13। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच
होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ए है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी है अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, सी है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी है रीट अधिकारिता के अंतर्गत। तो देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत क है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या ख एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या ग में दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ है ए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, बी है वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, सी है यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, डी है इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके पास जो है जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रीट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अन्य विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बी है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, डी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि ये है इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, बी है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, सी है इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, डी है इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख जो है न्यायालय का तात्पर्य है कि ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दो है ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि कि उपयुक्त बी एवं सी दोनों सही उत्तर है, परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही उत्तर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में
से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो देखिए ये बताना है भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ए है केवल उच्च न्यायालयों को, बी है केवल उच्चतम न्यायालयों को, सी है उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को, और डी है जनपद न्यायालयों को। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।